देंगे या एक्सेल है तो एक्सेल के ऊपर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्प्रेडशीट के ऊपर। तो सेम फॉर्मेट है जो आपने पहले किया। व्हाट इज डिफरेंट अबाउट दिस पेपर, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कोई पेपर पढ़ेंगे तो हर पेपर के लिए यू कांट हैव सेम स्ट्रेटजी टू पास। एवरी पेपर हैज शुड हैव इट्स ओन स्ट्रेटजी। आपकी स्ट्रेटजी जो है वो पेपर के हिसाब से होनी चाहिए। तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ इस सब्जेक्ट का। आपने इससे पहले जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसमें कनेक्टिविटी उस हद तक नहीं है जिस हद तक कनेक्टिविटी सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स की आपस में यहाँ पर। इट इज हाईली कोऑर्डिनेटेड सब्जेक्ट। इसके डिफरेंट सिलेबस यूनिट्स जो हैं वो आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। सो लीविंग अ वीकनेस इन वन एरिया विल अफेक्ट अनदर एरिया ऑफ योर सिलेबस। सो एग्जाम्पल जैसे पीएम का पेपर है आपका, सो इफ यू लीव एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग it will not affect your throughput accounting. Nothing to do with throughput accounting. You leave the whole section A, the alternative costing principles को आप छोड़ दोगे, डिसीजन मेकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपीरियंसेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड सेम गो इज द केस विद अदर टॉपिक्स। यहां पर मुसीबत ये है कि अगर आपने एक एरिया वीक छोड़ दिया दूसरा एरिया ऑटोमेटिकली, तो आप ये नहीं कर सकते ये एरिया मैं छोड़ देता हूँ ये वाला एरिया कर लेता हूँ, नहीं, यू कांट अफोर्ड। हाँ, एक आध एरिया है जिसमें आप कर सकते हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर इंटरकनेक्टेड। तो पहली चीज तो ये है कि इसमें हर एरिया इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरा, एफएम इज इजी पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट, it is almost impossible to pass in second attempt. It is very dangerous for a second attempt. It's easy to pass in first attempt. पहली अटेम्प्ट में अगर खुदा ना खास्ता ये पेपर रुकता है तो स्टूडेंट को पता होता है कि उसने क्या हरकत की थी जिसकी वजह से रुका है। दूसरी दफा में पता नहीं चलता, सब कुछ करके गया सर पेपर पता नहीं रुक गया। तो इट्स इजी टू पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, मतलब किसका ये गुड के लिए गुड न्यूज है वो किसके लिए बैड न्यूज है मुझे नहीं पता, बट इट्स इजी टू पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इसमें सबसे डेंजरस चीज क्या है? इसमें सबसे डेंजरस चीज है छोटी छोटी मिस्टेक्स। नॉर्मली आप जब पेपर्स करते हो ना तो आप कहते हो यार मेरा वो टॉपिक छूट गया, वो क्वेश्चन छूट गया, इसलिए पेपर रुक गया, मेरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन था वो छोड़ दिया मैं, मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया था तो मैं इस वजह से शायद। इसमें ये नहीं होगा। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर जाती है एंड में। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स और छोटी छोटी बातों का ख्याल बहुत रखना पड़ता है, बारीकियां बहुत है इस पेपर, टेक्निकलिटीज बहुत है, टेक्निकल बहुत, हाईली टेक्निकल है। छोटी छोटी बात का बहुत बड़ा इम्पैक्ट निकल रहा है। आपने छोटा सा एरिया तो छोड़ दिया, इधर से गलती करी, इधर से गलती करी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने बहुत सारी मिस्टेक्स करी। अब उसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि वो स्टूडेंट जो रेगुलर होगा, वो स्टूडेंट जो क्लास में अटेंटिव होगा और एक एक चीज नोट कर रहा होगा, जो घर से काम दिया जाएगा वो अगली क्लास से पहले उसका हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चंस दिए, 3 क्वेश्चंस घर से करके आने हैं, अगली क्लास में जब मैं आपसे पूछूंगा तो बेसिकली मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ भाई जून में कौन कौन पास करना चाह रहा है। सवाल मेरा कुछ और होगा कि भाई काम किसने किया है, पूछ मैं ये रहूंगा कि जून में कौन कौन पास करना चाहता है। अब आपने जिसने हाथ रेस कर दिया इसका मतलब वो पास करना चाहता है, जिसने हाथ नहीं रेस किया इसका मतलब वो नहीं करना चाहता।
सो काम अगली क्लास से पहले जो करके आ रहा होगा, और कोई भी सिलेबस एरिया आखिरी 15 दिन के लिए वो नहीं छोड़ेगा कि मैं ये टॉपिक पे आप करना पड़ेगा, गारंटीड पास। अब इसमें बहुत नहीं पढ़ना है, पर जितना पढ़ना है उतना पढ़ना है। अगर मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, वो 3 करके आ जाओ बस। जो मैं आपको असाइनमेंट देता जाऊं बस वो करते हैं। और वो असाइनमेंट याद रखिए, आप देख लीजिएगा, अगर मेरी क्लास 2 दिन के बाद है तो ज्यादा से ज्यादा जो मैंने आपको काम दिया होगा वो 3 या 4 घंटे का होगा। यानी एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में आपके पास 72 आवर्स तकरीबन होंगे, और 72 आवर्स में मैंने जो आपको काम दिया होगा वो 3 से 4 घंटे का होगा, 5 घंटे का होगा मैक्सिमम। 5 घंटे तो बहुत है, 4 घंटे 3 घंटे का। अब अगर आप वो 4 घंटे भी नहीं देते हो, 5 घंटे भी नहीं देते, what do you expect from an examiner of a professional chartered accountancy qualification? वो फिर भी आपको कहे या फिर भी पास जाओ। जब तुम 3 घंटे भी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी को मत दो अपनी जिंदगी के, दिन के 2 घंटे 3 घंटे, और फिर भी वो कहे तुम पास, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लायक हो। और तुम लोगों को कितना अच्छा लग रहा होगा बताते हुए कि हमने जिंदगी में कुछ पढ़ा नहीं फिर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। यानी आप जो मैसेज दोगे किसी को कि सीए है ना ये तो कितना आसान है, ये तो हमने जिंदगी में कुछ पढ़ा ही नहीं, और घर वाले भी देख रहे होंगे यार तो पढ़ता ही नहीं था फिर भी पास कर गए, तो ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, ये नहीं है कि पागलों की तरह पढ़ रहा हूँ, मेरे पेपर में पागलों की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, टेक्निकल है, बट जस्ट फॉलो, जो जो देता रहा हूँ काम बस वो करते रहो। एंड में आप खुद देख लीजिएगा आपका रिजल्ट, आप पेपर से पहले पास हो अगर आप ये सब करें। बट आप छोड़ते जाओगे, मैं जब क्लास में आऊंगा मैं आपको पूछूंगा भाई किस किसने काम किया है, मैं आपको बताऊंगा देखो कितने लोगों ने हाथ रेस किया, देख लीजिएगा परसेंटेज ऑफ रिजल्ट उससे अच्छा ही आएगा। ये सब हाथ रेस करेंगे तो बहुत अच्छा आ जाएगा। सो मेरी अप्रोच ये होगी कॉन्सेप्चुअल। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एक्सटेंसिव प्रैक्टिस इन द क्लास। मैं क्लासरूम की प्रैक्टिस पे ज्यादा बिलीव करता, मैं घर की प्रैक्टिस पे। क्लासरूम इज a source of new knowledge, not a place to repeat your existing knowledge, because we have a limited time here, and if you spend this limited time on repeating a concept that you already know, it's a waste of time. Plus, अगर आप यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यू कैन नेवर हैव 100% फोकस। इधर उधर कैलकुलेटर कोई मांगेगा, आपका फोकस आउट, कोई बात करेगा, आपका फोकस है। अब सवाल है एग्जाम स्टैंडर्ड का, और फोकस का लेवल ये हो कि साथ वाला तंग कर रहा है, कभी कैलकुलेटर मांग रहा है, कभी क्या कर रहा है, और फिर आप जब सॉल्व कर रहे हो जैसे ही थोड़ी देर थोड़ा सा फंसे आपके साथ वाले से पूछ लिया, अपना पूरा 100% नहीं दे रहे हो। सो ऐसे एनवायरनमेंट में सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस शेक होगा, या फिर बिला वजह का कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि मुझे आता है जबकि वो 3 लोगों की मदद से हुआ है। सो घर पे फोकस भी ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा जब आप सॉल्व कर रहे होंगे। सेकेंडली आपको कोई आसरा भी नहीं होगा, आप पहले खुद सॉल्व कर रहे होंगे, कोई बता नहीं रहा होगा। तो कॉन्फिडेंस होगा तो भी सही लेवल का होगा, नहीं तो आपको पता चल जाएगा यार आपका एरिया वीक है तो अगली क्लास में आके डिस्कस कर लोगे, उसके ऊपर मेहनत कर लोगे, क्योंकि आपको ट्रू फीडबैक मिल रहा होगा अपने बारे में। सो इसलिए मैं ज्यादातर प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ घर के। हाँ, नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा कि भाई अब जो घर पे आपने किया उसमें से क्या नहीं हुआ वो मैं करूँगा नेक्स्ट डे। तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम जो आपका क्लास में लगा रहा हूँ वो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे लगा रहा हूँ, और मैं एक एक फॉर्मूले की लॉजिक, उसका रैशनल बताऊंगा। किसी भी जगह पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगा बस इसको इस तरह वैल्यूज पुट कर दो आंसर आ जाएगा, मतलब टेंशन ज्यादा नहीं, यू वोंट सी मी सेइंग दिस।
I will explain the rationale of each and every formula. रीजन क्या है? रीजन ये है, ये जो सब्जेक्ट अब आप पढ़ने वाले हो इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स फॉर यू पीपल एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल. आपकी जिंदगी में शायद फिर कभी एबीसी ना आए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. हो सकता है पूरी जिंदगी जरूरत है आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से बात सुनो ही ना, थ्रूपुट अकाउंटिंग सुनो ही ना. बट बीइंग अ फाइनेंस प्रोफेशनल, ये हो ही नहीं सकता कि जो आज आप F9 में पढ़ोगे, आप F9 में पढ़ोगे, ये आपको सुनना कदम कदम पे सुनने को मिले, कदम कदम पे इसकी नॉलेज आपकी एप्लीकेबल होगी. तो आपको ये तो लाजमी इसकी नॉलेज आपकी काम आएगी. अब अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ा होगा कि एग्जाम पास हो जाए, तो आपने अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म किया होगा. क्योंकि एग्जाम आप क्यों पास कर रहे हो? एग्जाम आप ट्रांसक्रिप्ट के लिए नहीं पास कर रहे हो, एग्जाम भी आप प्रोफेशनल अपना जो करियर स्टार्ट करोगे आगे उसके लिए कर रहे हो, ताकि वहां काम आए. तो वहां आपकी नॉलेज काम आएगी, आपकी स्किल्स काम आएंगी, जो आपने नॉलेज और स्किल ऑब्टेन की होगी ओवर नेक्स्ट 1-2 years और ये पीछे जो साल गुजरे आएंगे वो काम आएगी. तो स्टडिंग दिस पेपर जस्ट फॉर द एग्जाम, आई बिलीव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम और अपने साथ बुरा करना. तो इसलिए हम पढ़ेंगे, हम बहुत कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, ताकि ये नॉलेज जो रिटेन कर जाएगा फिर वो याद रखेगा. इंटरव्यू वाले दिन भी मुझे याद करेगा. इंटरव्यू वाले दिन भी आपको फिर इसके कॉन्सेप्ट का पता चलेगा कि आपको इंटरव्यू में जो आपकी प्लेसमेंट होने जा रही है उसमें सब्जेक्ट का क्या रोल है. जॉब के ऊपर तो अलग ही होगा. दैट्स व्हाई वी विल बी स्टडीइंग इट विद कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्सेप्ट लर्निंग करेंगे, ब्रॉड लर्निंग नहीं करेंगे. बस मैं जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि बी रेगुलर इन द क्लास एंड मेक श्योर यू टेक ऑल द क्लासेस फेस टू फेस. हाँ, जिसकी मजबूरी है, कराची में नहीं है, आ भी नहीं सकता, वो तो मजबूरी है. बट जो आ सकता है, लेकिन फारी करनी है तो फारी करने के लिए तैयार, फारी करो, आओ. क्लासरूम लर्निंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं देता, बहुत सारी चीजें बिल्ड करता है. डिसिप्लिन बिल्ड करता है, कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करता है, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करता है सवाल पूछने का, नेटवर्क आपका बना के देता है. जो आपको कल को दुनिया में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो आपके नेटवर्क से ही मिलती है. सो इट क्रिएट्स नेटवर्किंग. आपको लोग 10 लोग जानने लगते हैं आपकी तरफ, पता नहीं कौन सा शख्स कौन सी अपॉर्चुनिटी जिंदगी के लिए आए इस वजह से, क्योंकि आपने कभी उसके साथ पढ़ा. सो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ये चीज, तो इसलिए मेक श्योर दैट यू कम इन द क्लास. बट इफ नॉट इन द क्लास, एटलीस्ट हर चीज डेली की कवर करके जाए. सो दिस वाज अबाउट द पेपर, हाउ टू पास दिस पेपर. सिलेबस, पेपर फॉर्मेट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया. अब मैं आपके साथ इस सब्जेक्ट की ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि ये सब्जेक्ट है किस बारे में, व्हाट इज इट ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड फिर इसके सिलेबस कंटेंट्स कैसे इस सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली acquisition and use of financial resources to achieve organization objectives. वो जो भी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस एक्वायर करे, पैसा लेकर आए बिजनेस में, और कहां पर वो पैसा इस्तेमाल करे ताकि वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव किए जा सकें. आपके जिस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, तो ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज की एक्विजिशन एंड यूज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द बिजनेस, ये ऑब्जेक्टिव होगा एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. सिमिलरली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा, बट रिसोर्सेज तो उसको भी एक्वायर करनी है और इस्तेमाल करनी है, पैसा तो उसको भी चाहिए अपने काम करने के लिए, तो वो भी पैसा लेकर आना और पैसा लगाना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होगा. उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम ये है कि बेस्ट तरीके से बिजनेस में पैसा लाया जाए और बेस्ट तरीके से वो पैसा लगाया जाए. इस प्रोसेस के अंदर रिस्क मैनेजमेंट भी है, इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी और एरियाज हैं.
So the whole syllabus of F9 revolves around the same objective कि आप रिसोर्सेज को कैसे एक्वायर करेंगे और उन रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से कैसे यूज करेंगे। पूरा सिलेबस इसका इसी तरीके से। सो तीन तरह के डिसीजंस बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर होते हैं। एक है इन्वेस्टिंग डिसीजन, जिसमें आप फैसला करते हो कि आपको पैसा कहाँ लगाना है। एक है फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें आप फैसला करते हो कि आपको पैसा लाना कैसे है। और एक है डिविडेंड डिसीजन, ये जाहिर है ये उसका होगा जहां कंपनी होगी जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए हो, जिसका ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ये तीन डिसीजंस हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो आपको फाइनेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये आना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, पैसा कहाँ से लेकर आना है, कैसे ये फैसला करना है कि इस सिचुएशन में कहाँ से पैसा ज्यादा बेहतर है इकट्ठा किया जाए, क्योंकि बिजनेस में पैसे का लाने का कई तरीके हैं। तो आपको चूज करना है कि कौन सा तरीका जो है वो बिजनेस के लिए बेस्ट होगा। उसके बाद अगर आप एक शेयर होल्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ शेयर होल्डर्स हैं, तो जाहिर है उनको डिविडेंड भी देना है। तो आपने जो साल में कमाया है, क्या सारा का सारा पैसा उठा के जो भी कमाया है शेयर होल्डर्स को दे देना है, या किसी एक साल में फैसला करना है नहीं डिविडेंड देना ही नहीं है और सारा पैसा री इन्वेस्ट करना है, या कुछ दे देना है कुछ री इन्वेस्ट कर देना है। तो ये फैसला भी आपको करना पड़ता है, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। सो नाउ जो सिलेबस एरिया है उसमें एक टॉपिक हमारा है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, द बैकबोन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड दिस इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। जो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होते हैं किसी भी बिजनेस में कि ये पैसा हम किसी जगह लगाएं तो कहाँ लगाएं, एंड इफ वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस तो विच इज द बेस्ट ऑप्शन, इवैल्यूएशन करना हो तो पैसा लगाना, वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। नंबर टू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? ये एरिया क्या करता है? देखो, ये एरिया बेसिकली इस बारे में है कि जब एक कंपनी होती है, उसमें जो पैसा होता है वो किसी न किसी इन्वेस्टर का होता है। किसी न किसी ने वो पैसा उस कंपनी में लगाया है। और वो इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं। एक वो जो रिस्क लेता है, यानी शेयर होल्डर होता है, इक्विटी होल्डर होता है, ओनर ऑफ द बिजनेस होता है, जिसके पास रिस्क होता है कि पैसे डूब गए तो गए। एक उधार देने वाला होता है, वो भी इन्वेस्टर होता है, उसने भी अपना पैसा दिया हुआ होता है आपको। और फर्क ये होता है कि वो उतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपके पास अपने पास रखवा लेता है सिक्योरिटी के तौर पे, कि अगर खुदा ना खास्ता पैसे नहीं दे पाए तो हम वो एसेट बेच के अपने पैसे रिकवर कर लेंगे। प्लस वो कहता है मुझे प्रॉफिट से सरोकार नहीं है, मुझे आपने एक फिक्स रिटर्न देना है, चाहे आप प्रॉफिट कमाओ या नहीं कमाओ। सो वो ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं कंपेयर्ड विद द शेयर होल्डर्स। बट एनीवेज, दोनों जो है वो आपके इन्वेस्टर्स, दे बोथ आर योर इन्वेस्टर्स। तो ये जो इन्वेस्टर होता है, ये आपसे तकाजा करता है कि जब वो आपको पैसा दे तो आपने उसको रिटर्न देना है। उसके पैसे के ऊपर आप भी कहीं पैसा लगाओगे तो आप क्या चाहोगे कि आपका ही पैसा वापस मिले? नहीं, जो आपने पैसा लगाया है वो तो आपको वापस मिले ही मिले, बट आप उसके ऊपर कमाना चाहते हो, विच इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो जो मेरा इन्वेस्टर, अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ कंपनी एंड मेरा इन्वेस्टर है, वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उसका पैसा जो उसने मेरे पास लगाया है मैं कहीं इस्तेमाल करूं, उससे जनरेट करूं रिटर्न और उसको दूं। तो वो जो मैं उसको दूंगा वो उसके लिए रिटर्न है, बट फॉर मी इट्स कॉस्ट, एंड वी कॉल इट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो पैसा उन्होंने मुझे दिया है दैट इज कैपिटल, चाहे उधार की शक्ल में दिया हो, चाहे शेयर होल्डर्स ने इक्विटी के थ्रू मेरे पास इन्वेस्ट किया हो, दैट इज अ कैपिटल फॉर मी। एंड वट एवर ओवर एंड अबव आई पे, मैं इसके ऊपर जितना भी अमाउंट पे करूंगा दैट अमाउंट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ। अब जब मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता हूं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, तो वो डिसीजन का एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट होगा, एक नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट होगा। नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो मैंने नहीं देखा, वो मेरा काम नहीं है एज अ फाइनेंस। जिसको देखना है वो देखे। मेरा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल एस्पेक्ट देख, कि क्या वो पैसा जिस जगह लगाया जा रहा है, जिसको मैंने इवेलुएट करना है एज अ फाइनेंस मैनेजर, क्या वो उतना रिटर्न जनरेट कर रहा है कम से कम जितना ये लोग मुझसे मांग रहे हैं? यानी जितना मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्या मेरा प्रोजेक्ट उतना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है या नहीं दे रहा? तो इस सेक्शन में हम वो कैलकुलेशन पहले करते हैं जिससे हम ये पता लगाते हैं मेरा इन्वेस्टर मुझसे क्या एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ है, कि मैं उसको कितना परसेंट रिटर्न, 10%, 12%, 14%, 15%, व्हाट इज द परसेंटेज return they expect from us, which is called cost of capital. And that cost of capital becomes a benchmark rate, a hurdle rate for every new investment. I have to make sure कि जो भी मैं इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करूं वो कम से कम मुझे उतना परसेंट कमा के दे जितना मेरे इन्वेस्टर्स मुझसे एक्सपेक्ट करके बैठे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सेक्शन में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना सीखना है, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सेक्शन में हमने उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इस्तेमाल in order to evaluate projects based on that cost of capital to make sure कि यार हाँ ये प्रोजेक्ट इतना कमा के दे रहा है, वो करना होगा। अब मैंने जो आपसे कहा था कनेक्टेड है, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बगैर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल नहीं हो सकता, करना पड़ेगा आपको। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होता है, तो ये कनेक्टेड हो गया। तो ये सेक्शन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हो गया। तीसरा जो है वो है बिजनेस वैल्यूएशन। बिजनेस वैल्यूएशन फिर क्या भला है? मुझे किसी ने अपनी शॉप ऑफर की कि भाई मेरी शॉप खरीद लो। मैंने कहा शॉप से मुराद आपकी क्या है? खाली दुकान, इमारत, या शॉप एज अ बिजनेस? तो ये दोनों बातें एक हैं या अलग है? अगर आप मुझे ये दे रहे हो एज अ
business with its goodwill, with its customer base, with its ability to generate revenues, एज अ बिजनेस मुझे दे लो, तो मुझे उसकी वैल्यू निकालनी होगी। क्योंकि हो सकता है आप कुछ मांग रहे हो, बट ऐसा तो नहीं है कि आप जो मांग लोगे मैं दे दूंगा। मुझे देखना ही है कि मेरे लिए वो कितनी वैल्यूएबल है, मेरे हिसाब से वो कितनी वैल्यू डिजर्व करता है। तो ये जो प्रोसेस है जिससे मैं उस बिजनेस की एज अ बिजनेस वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, नॉट एज अ टेंजिबल एसेट। जैसे कुर्सी है तो एक टेंजिबल एसेट है, कोई बोलता है यार ये खरीदनी है, तो ये एक टेंजिबल एसेट की बात कर रहे हो आप। बट अगर मुझे कोई कहता है कि यार मेरी शॉप, उसमें कुर्सी भी है, उसमें रेफ्रिजरेटर भी है, लेकिन सिर्फ रेफ्रिजरेटर कुर्सी नहीं है, कस्टमर्स भी हैं, एक नाम है, एक लोकेशन है, एक ब्रांड नेम बना हुआ है, वो सब आपको दे, तो फिर ये जो कैलकुलेशन है, इट वोंट बी दैट इजी, इट विल बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस वैल्यूएशन। अब ये जो बिजनेस वैल्यूएशन है, ये फिर कनेक्टेड है ऊपर दोनों से। भाई इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या था? इन्वेस्टमेंट को चेक करना है ना कि इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं। तो कोई मुझे अपना बिजनेस बेच रहा है तो मैं क्या करने वाला हूं? इन्वेस्ट करने वाला हूं। मुझे उस बिजनेस की वैल्यू निकालनी है ताकि मैं ये फैसला कर सकूं कि मुझे उसको कितने में खरीदना चाहिए, और जो सामने वाला बेच रहा है तो क्या वो उस रेंज के अंदर है या नहीं है। कनेक्टेड है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ भी कनेक्टेड है। वो कैसे कनेक्टेड है सर? वो इस तरह कनेक्टेड है, ये हो सकता है बिजनेस की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये देखूं कि ये बिजनेस कितना जनरेट कर रहा है, ताकि मैं ये देख सकूं कि क्या मैं उसना, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना और ये बिजनेस मुझे कितना जनरेट करके दे सकता है। प्लस देयर आर सो मेनी अदर एरियाज जो कि कनेक्टेड है इन दोनों की, कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो दोनों जगह यूज हो रहे हैं। तो ये तीनों एरियाज अगेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद फोर्थ एरिया इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एक चलते हुए बिजनेस की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या भला है? आप जो बिजनेस चलाते हो तो आपको डे टू डे जो आपकी एक्टिविटीज है उसको मैनेज करने के लिए आपको कैपिटल की जरूरत होती है। तनख्वाहें देने के लिए, बिजली का बिल देने के लिए, परचेजिंग के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, ये सारे खर्चे डेली बेसिस पे आपको करने पड़ते हैं। और जो कैपिटल आपको इन डेली बेसिस पे किए जाने वाले खर्चों के लिए चाहिए होता है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। मिसाल के तौर पर मुझे इन्वेंट्री चाहिए, तो मैंने इन्वेंट्री मेरे पास हर वक्त कितनी होनी चाहिए? सर हमारा जो बिजनेस है उसके हिसाब से $1 लाख की इन्वेंट्री तो हर वक्त हमारे पास होनी चाहिए। तो अभी $1 लाख की इन्वेंट्री कहाँ से आएगी? लगाना पड़ेगा ना पैसा। लेकिन चूंकि इन्वेंट्री जो है वो एक जगह रहती नहीं है, वो रोटेट होती रहती है, डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होती रहती है, बिकी, फिर वापस खरीद लिया, फिर। सो ये जो 1 लाख आपको चाहिए, ये डे टू डे बेसिस पे आपको चाहिए। ये मतलब नहीं है रोज 1 लाख डाल रहे हो, बट 1 लाख आपको एक दफा डालने ताकि रोज आप काम कर सको उससे। लेकिन आपको इनिशियली वो 1 लाख इंजेक्ट करना पड़ेगा बिजनेस में, सो दैट आप ये इन्वेंट्री वाला मामला हर वक्त कर सको। तो आपका 1 लाख का इन्वेंट्री हमेशा रहेगी। फिर उसके बाद आपने कहा सर 50,000 का कैश बैलेंस भी हमारे पास हर वक्त रहना चाहिए। इमेजिन करें ना, आप चेस जाते हो तो उनको बाकी चीजें तो छोड़ो, सिर्फ खुला वापस करने के लिए भी चेंज चाहिए होता है, कैश चाहिए होता है। तो ड्रॉर में से जो ड्रॉर में कैश पड़ा होता है वो किसी और मकसद के लिए क्या इस्तेमाल होता है? नहीं, सिवाय इसके कि एक बंदे ने 5,000 का नोट दिया तो उसको 2,000 रुपये वापस करना है। तो एक तो उस लेवल के लिए कैश चाहिए, बड़ी शॉप है। फिर उसके बाद वैसे भी कैश चाहिए ताकि कैश के जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो उसे पूरी। सो ए बिजनेस विल हैव अ कैश नीड एज वेल, वो भी इन्वेस्ट करके रखना है, वो भी डे टू डे बेसिस पे चाहिए। वो कहलाता है आपका वर्किंग कैपिटल। सो ये जो आपके जितने भी पैसे करंट एसेट्स में लगते हैं, ये सब क्या है? पार्ट ऑफ योर वर्किंग कैपिटल। अब इस एरिया में हमें ये सीखना है कि हम एक वर्किंग कैपिटल
कितना चाहिए होगा अपने बिजनेस को रन करने के, और वो पैसा आएगा कहां से? इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशन। कितनी इन्वेस्ट करना है, कैश कितना रखना है, ये फैसला हर बंदा थोड़ी करेगा, ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले करेंगे कि भाई बिजनेस की नीड्स को देखते हुए इसके पास कितना कैश बैलेंस होना चाहिए हर वक्त, कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, रिसीवेबल कितना होना चाहिए, जितने भी करंट एसेट्स हैं ये कितने होने चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले प्रोजेक्ट करके देंगे। कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, और फिर जब फैसला हो गया सर $5 लाख चाहिए आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए, अच्छा अब ये लेके कहां से आए? शेयर होल्डर से लें, बैंक से लोन लें, ओवरड्राफ्ट करें, डिबेंचर्स इशू करें, क्या करें, किस तरीके से ये मैनेज करें, ये एक एरिया हो गया। सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में दो एरियाज को देखना पड़ता है, एक पैसा लगाएं कितना जिसको हम इन्वेस्टमेंट साइड कहते हैं, और एक पैसा जो लगाना है वो लाएं कहां से, इन फाइनेंसिंग साइड। तो अगेन in some way or the other it will be connected with your investment appraisal and the cost of capital. Terminologies interchangeably use हो रही है, तो कनेक्टेड होगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया वीक होगा तो बिजनेस वैल्यूएशन नहीं सही हो सकता। वर्किंग कैपिटल में ब्लंडर्स कर रहे होगे अगर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वीक होगा। A strong investment appraisal will provide your base for working capital. उसके बाद 5 बिजनेस फाइनेंस। पैसा कहां से लाया जाए ओवरऑल, मुख्तलिफ सोर्सेज होती हैं किसी भी कंपनी के पास पैसा इकट्ठा करने की। एक है इक्विटी यानी शेयर्स के थ्रू, दूसरा है डिबेंचर्स इशू कर लें, बॉन्ड्स इशू कर लें, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर लें, बैंक से लोन ले लें, ओवरड्राफ्ट करवा लें, अकाउंट्स पेबल, सोर्सेज फाइनेंस कहलाते हैं। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कह लो या बिजनेस फाइनेंस कह लो, एक ही बात। ये चैप्टर का नाम, सेक्शन का नाम सोर्स ऑफ फाइनेंस भी और बिजनेस फाइनेंस भी। आपके सिलेबस में इसको और इसको कंबाइन कर दिया गया जो कि पहले अलग अलग थे। The cost of capital has now been combined and merged with cost of capital. Business finance and cost of capital, they have been merged. अब वो एक ही सिलेबस सेक्शन में इनको ऐड किया हुआ, बट हम लोग इसको अलग अलग पढ़ेंगे। बिजनेस फाइनेंस के बाद रिस्क मैनेजमेंट। दो तरह के रिस्क्स इस एरिया में हम पढ़ेंगे जिसको मैनेज करना हम सीखेंगे। एक एक्सचेंज रेट रिस्क है, और वो आप लोगों से ज्यादा अच्छा कोई नहीं। पेपर की जब फीस भरते हैं तो पाउंड के ऊपर नजरें होती हैं, पाउंड कितने का हो गया, तो पाउंड के बढ़ने का डर इज योर एक्सचेंज रेट रिस्क, कि कहीं पाउंड महंगा ना हो जाए, हमें पैसे देने एग्जाम फीस, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट रिस्क। जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं उनको फॉरेन करेंसी के रेट से फर्क पड़ता है। इंपोर्टर की कॉस्ट डिटरमिन होती है एक्सचेंज रेट से, और एक्सपोर्टर का रेवेन्यू डिटरमिन होता है एक्सचेंज रेट से। जो एक्सपोर्ट करता है उसके लिए एक्सचेंज रेट अफेक्ट करता है रेवेन्यू को, और जो इंपोर्ट करता है उसका उसकी कॉस्ट को अफेक्ट करता है। तो हमने इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि अगर किसी के पास इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स हों और उसको ये रिस्क फेस करना पड़ रहा हो तो वो कैसे उसको मैनेज कर सकता है। हाउ रिस्क रिलेटेड टू एक्सचेंज रेट मे बी मैनेज्ड बाय अ कंपनी, हमने वो पढ़ना। एक रिस्क तो ये है। दूसरा रिस्क हमने इस चैप्टर में या इस सेक्शन में पढ़ना है वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर किसी कंपनी को लोन लेना है आगे, आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, उसको इस बात का डर होगा कि कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए। और ऑब्वियसली इफ आई एम अ बोरोवर तो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना मेरी एक्सपेंस को बढ़ा देगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस।
और मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये मेरा रिस्क होगा कि भाई अगर 3 महीने के बाद जब मैं लोन लेने जाऊंगा तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ जाने की वजह से मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। मैं इस 3 महीने में अभी से ऐसा क्या करूं कि 3 महीने के बाद जब मैं लोन लेने भी जाऊं तो मुझे ज्यादा कॉस्ट ना देनी पड़े, ये सोचना है। और इफ आई और इन्वेस्टर, मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है लेकिन आज नहीं करना, 2 महीने के बाद करना, 3 महीने के बाद करना है, लेकिन 3 महीने के बाद अगर इंटरेस्ट रेट गिर गया तो मेरी इनकम नीचे चली जाएगी। तो मुझे इसको कैसे मैनेज करना है। सो दो तरह के रिस्क की मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, एक एक्सचेंज रेट रिस्क और एक इंटरेस्ट रेट रिस्क हम पढ़ेंगे इसके अंदर। और दो एरियाज ऐसे हैं 7 और 8, कुछ सेपरेट एरियाज नहीं है। एक तो समरी है पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और आप वो चैप्टर खुद गो थ्रू करेंगे तो आपका रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। और वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन। सवाल यह है सर, हाउ इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड वर्किंग कैपिटल रिलेटेड। वर्किंग कैपिटल में एक पार्ट इन्वेस्टमेंट साइड है कि आप वर्किंग कैपिटल में पैसा कितना इन्वेस्ट करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर एक जगह पे हमें कुछ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। वो जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन है वो सिखाई जाती हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो जो हम वहां पर बेसिक फॉर्मूलाज कुछ सीखेंगे वो यहाँ पर आकर दोबारा यूज होंगे, ऑब्वियसली फॉर डिफरेंट रीजन, बट बेस कैलकुलेशन वहीं से आएगी। सो इस तरह कनेक्टेड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन के बाद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरनमेंट। ये क्या चीज है और वो क्या चीज है वो तो मैंने आपको बताया, समरी ऑफ F9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरनमेंट बेसिकली ये भी सेल्फ रीडिंग स्टफ होगा, आप पढ़ेंगे। बट इसमें है क्या, इसमें मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, और वो आप F1 में भी पढ़ चुके हो। यहाँ भी कुछ डिफरेंट नहीं है, सिंपल, बहुत सिंपल डेफिनेशंस होंगी, सिंपल चीजें होंगी। जैसे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट कैसे कंटेन करती है, कैसे रोकती है, अगर हाई इन्फ्लेशन हो तो कैसे रोका जाता है, हाउ मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ कंट्री अफेक्ट बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कि अगर बिजनेस की फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी हो तो उसका इन्वायरमेंट की वजह से, यानी जो आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाउ इज इट कनेक्टेड। जैसे अगर आप शिप चला रहे हो तो वेदर का जैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कैप्टन ऑफ द शिप होगा वो देखेगा वेदर कैसा है, क्योंकि वेदर कंडीशन से शिप की जो मैनेजमेंट है उस पर फर्क पड़ेगा। सो द एनवायरमेंट अफेक्ट्स, सो हाउ एनवायरमेंट अफेक्ट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये कनेक्शन बेसिकली इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। सो दीज आर द 8 syllabus areas that we are going to see. कोई सवाल है जहन में तो पूछना। चैप्टर्स है ना, ये सेक्शंस है, ये सिलेबस सेक्शंस हैं, वो चैप्टर्स हैं। अच्छा, अब फॉलो क्या करना है, रिसोर्सेज। आपको टेक्स्ट बुक नहीं लेनी है, सो यू डोंट नीड टेक्स्ट बुक। कोर्स नोट्स की बुक आपको फोटो कॉपी वाले से मिल जाएंगी, और मैंने सारे कोर्स के नोट्स इसमें कंपाइल किए हैं, और वो कंप्लीटली स्टडी हब पे बेस करता है, वो स्टडी हब पे बेस करता है। तो वो आपके लिए काफी है। बस साथ में अगर आपको स्टडी हब को खुद से देखना है, उसमें स्टडी हब के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होते हैं, क्विज क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो देख लें। बट फॉर थ्योरेटिकल एरियाज वो काफी है जो मैंने हैंड आउट दिया। इसके अलावा मैं आपको एक और हैंड आउट दूंगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, जिसमें जो CRQ की थ्योरी आती है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। 13 क्वेश्चन है टोटल हैंड आउट में।
और अगर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, गारंटीड उस 13 से आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। वो मैंने कंपाइल किया हुआ है, तो कुछ भी हो जाए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन उन 13 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। और मैं पिछले 2-3 अटेम्प्ट से ये दे रहा हूँ, हर अटेम्प्ट में यही हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए तो आप सिर्फ वो थ्योरी का वो हैंड आउट पढ़ लीजिएगा, मोर देन एनफ, बस समझ के पढ़िए। उसके अलावा कैप्लान की किताब परचेज करके कैरी करनी है, अपने साथ लेकर आनी है। कैप्लान की हम जो क्वेश्चंस कर रहे होंगे क्लास में, उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस कैप्लान से। अच्छा, अब मेरा तो कुछ कह रहे हैं, आपकी आवाज स्लो आ रही है। अच्छा, आवाज सबको स्लो आ रही है? अब बताएं, आवाज ठीक है? ओके जी। नहीं, वो आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब आपकी मर्जी है, अगर आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेहतर करने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लें। जो मैं रिसोर्सेज आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी हैं। आपको स्टडी हब में, उस स्टडी टेक्स्ट में कुछ नया नहीं मिलेगा, इसी चीज़ की फर्दर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, बट कुछ नया नहीं मिलेगा, सब कुछ इसमें कवर्ड है। अच्छा, अ, मेरी अप्रोच ये है कि मैं शुरू से ही एक्सेल के ऊपर पढ़ाता हूँ, ठीक है? और आई रेकमेंड कि आप लोगों में से भी जो लैपटॉप लेकर आ सकता है वो लेकर आए, उसको बहुत बेनिफिट होगा। वापस ले जाने की गारंटी नहीं है, कराची है, लेकिन लेकर जरूर आए। तो अपनी रिस्क पे लाएं, लेकिन अगर ला सकते हैं, आप उसकी हिफाजत कर सकते हैं तो जरूर लेकर आए, आपको फायदा होगा यहाँ, क्योंकि मैं एक्सेल पे ही कराऊंगा और एक्सेल के शॉर्टकट्स भी बता रहा हूँ। और जब आप डे वन से एक्सेल के ऊपर मेरे साथ काम कर रहे होंगे तो एंड में आपको एक्सेल के ऊपर ग्रिप इतनी अच्छी आ चुकी होगी कि एग्जाम में सीआरक्यूज के अंदर आप तकरीबन पूरे मार्क्स दे रहे होंगे। तो सीआरक्यूज में प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो सीआरक्यू में आएगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आज तक नहीं हुई। वो बहुत एक्सेल के साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब मैं यहाँ एक्सेल पे करा दूंगा, आप रजिस्टर पे कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो वो जो फ्रिक्शन है ना, वो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट। अब मैं नहीं कराता तो ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर मैं पूरे सेशन में आपको एक्सेल नहीं करवाता हूँ और आखिर में फिर हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए 2-3 क्लासेस एक्सेल की रखेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ये स्किल है, प्रैक्टिस करते करते सही होती है। और जब आप रियल क्वेश्चन एग्जाम में आने उसी के क्वेश्चंस के ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसके, तो आपको एग्जाम में नॉर्मल फील हो रहा होगा। और फिर चूंकि इसमें शॉर्टकट्स होते हैं, इसमें टाइम सेविंग टेक्निक्स होती हैं एक्सेल में, तो वो उससे क्या होगा, जो आपका 40 मार्क्स का सीआरक्यू में से कम भी 25 मार्क्स कैलकुलेशन तो होगी, तो 25 मार्क्स की कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल 100% सिक्योर हो जाएगी। 100% सिक्योर हो जाएगी बिकॉज ऑफ द एक्सेल। इसलिए आई रिकमेंड दैट यू ब्रिंग लैपटॉप्स। इसके अलावा वक्तन फवक्तन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आप छोटे मोटे क्विज भी कर लें। उसके लिए एक एप्लीकेशन है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, क्विजेस के नाम से। क्विजेस, कुछ क्विजेस हम इस पे लेंगे। अ, बड़ी मतलब अच्छी इंगेजिंग क्विजेस होंगे। तो कोई टॉपिक मैंने करा दिया, मैंने कब इसका मैं क्विज दे, तो हो सकता है उसी दिन पढ़ाया, उसी दिन मैंने अभी क्लास के एंड में बोल दिया कि अब हम ये क्विज जो अब तक जो पढ़ा है आज उसका क्विज है। सो मोबाइल पे ही होगा, सो यू विल सी योर क्वेश्चंस ऑन योर मोबाइल, और वो इंटीग्रेटेड होगा, साथ होगा। तो आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे यहाँ पर, वो आ रहा होगा, आपके रिजल्ट्स वगैरह आ रहे होंगे।
जी जी, iOS में भी होगा ये। सर, is it practical to study two papers together, F7 and F9? Previously, I have attempted F6 and F5. तो आपको तो तजुर्बा हो गया होगा। F6 और F5 दोनों मुश्किल है, मतलब F6 लेंदी है, F5 मुश्किल है। तो अगर आपने ये दोनों कर लिए तो F7 एंड F9 आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। F9 F5 दे सकते हैं साथ, दे तो कुछ भी सकते हैं, एसीसीए वाले मना नहीं करते। उसके बाद होगा क्या ये नहीं पता। वैसे अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, टाइम देना स्टूडेंट हो, तो F5 F9 दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, लेकिन ऑब्वियसली इजी टास्क नहीं होगा, चैलेंजिंग होगा। और चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं वही बात कर रहा हूँ जो बाद में मुझे जो है ना वो सुननी ना पड़े दोबारा। तो इसलिए F5 और F9 जो है, F5 भी टेक्निकल पेपर है, F9 भी टेक्निकल पेपर है, तो दोनों साथ दे सकते हैं, लेकिन चैलेंजिंग होगा। वैसे तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ दो पेपर्स देने चाहिए। इट टीचेस यू टाइम मैनेजमेंट, इट टीचेस यू हाउ टू बी मल्टीटास्किंग। ये आपको मल्टीटास्किंग बनाता है, जो कि आगे एक स्किल है जो काम आती है। हाँ, अभी बता रहा हूँ। सीआरक्यूज जो हैं वो तीन एरियाज में से आते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वर्किंग कैपिटल। वैसे तो चार हैं, बट मैं सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ। तीसरा जो है वो बिजनेस फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो सेक्शन है, एक सेक्शन है ये। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड बिजनेस फाइनेंस या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बोल रहे हैं। ये तीन सिलेबस एरियाज हैं जहां से सीआरक्यू आता है। लेकिन हमने इस तरह पढ़ना नहीं है, हम लिमिटेशंस के साथ नहीं पढ़ें। हम अपनी पढ़ाई ऐसे करेंगे कि भले F9 का एग्जामिनर आपको कोई सवाल कहीं पर भी दे दे, क्योंकि आप मुझे बताओ अगर नहीं दिया उसने, सपोज उसने उठा के बिजनेस वैल्यूएशन का सवाल दे दिया सीआरक्यू में, क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं? हमारा तो बिजली का बिल गलत आ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो एग्जाम के पेपर में हम क्या करना, करना पड़ेगा आपको सॉल्व। सो लिहाजा डोंट, वी वोंट स्टडी विद लिमिटेशंस। हम ऐसे पढ़ेंगे कि वो सिलेबस का कोई भी सेक्शन कहीं पर भी दे दे, हम सॉल्व कर सकते हैं। जब हम बगैर लिमिटेशंस के पढ़ेंगे और वो पेपर लिमिट्स के अंदर देगा, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। हम लिमिट्स के साथ पढ़ेंगे, वो लिमिट से बाहर हो जाएगा, तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। सही है, तो हमने अपने आप को लिमिट्स में नहीं रखना, वो भले अपने आप को लिमिट में रखे। हम अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे और हर लिहाज से करेंगे। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसे अवेल करेंगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए तो मैं उसमें पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आप सबको गूगल क्लासरूम पे ऐड करूंगा। गूगल क्लासरूम पे आपको सॉफ्ट कॉपी में सारे नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और हर टॉपिक की वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, टॉपिक वाइज ट्रिम करके डालेंगे। तो जब लेक्चर, कभी मैं लेक्चर क्लास से पहले लगा दूंगा ताकि आप एक दफा गो थ्रू करके आ जाओ, कभी उसके बाद लग जाएगा लेक्चर बाद में पढ़ने के लिए। वो ये होगा कि वो आपके रिवीजन के लिए अच्छा होगा कि जब आपने एक टॉपिक पढ़ा घर पे आप प्रैक्टिस से पहले चाह रहे हो एक दफा रिवाइज करना। वैसे तो टीएसए के पोर्टल पे भी आपका लेक्चर लग जाता है, ठीक है, लेकिन वो डे वाइज होता है, टॉपिक वाइज नहीं होता, डेट वाइज होता है। मैंने जो गूगल क्लासरूम पे डाले हुए हैं वो टॉपिक वाइज से, तो वो आपको जहाँ से सूट करे हुए वहां से यहाँ आपको पूरा मिल जाएगा। उसका फायदा ये होता है कि जब क्लासेस खत्म हो जाती हैं तो गूगल क्लासरूम का एक्सेस आपके पास टिल द एग्जाम्स होता है।
तो जो भी टॉपिक आपको तंग कर रहा हो या कुछ भी रिवीजन के वक्त प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप वहां से जाकर वो देख सकते हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल? Investment appraisal is actually evaluating different investments, especially long-term investments, and choosing the best investment, the best investment option. हम लॉन्ग टर्म डिसीजन जो होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, यानी जिसमें जो आपका पैसा है वो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए इन्वेस्ट होता है, और जो बेनिफिट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल से ज्यादा अरसे तक के लिए मिल रहा है, उसे कहते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इस पूरे सेक्शन में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई एरिया डिस्कस, और इसमें हमने मुख्तलिफ टेक्निक्स सीखनी है किसी भी इन्वेस्टमेंट को चेक करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए कि ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए अच्छी है या नहीं। मुख्तलिफ टेक्निक्स आप पहले भी पढ़ चुके हो, MA2 में पढ़ चुके हो, F2 में पढ़ चुके हो, बट मैं अज्यूम करूंगा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि आप भी यूजली यही अज्यूम करके आते हैं। ठीक है, तो मैंने वैसे भी ACC के स्टूडेंट्स को बहुत इस मामले में खाकसार पाया, डाउन टू अर्थ पाया, शो ऑफ नहीं करते कभी। यानी अगर पीछे कुछ पढ़ा भी हो तो बिल्कुल भी शो नहीं करेंगे कि उन्होंने कुछ पढ़ा है। तो ये अच्छा है, हो सकता है इसी की वजह से अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। तो मैं भी अज्यूम करूंगा कि आप लोगों ने पीछे कुछ भी नहीं पढ़ा, सो विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक्स। ठीक है, लेकिन ये अजम्पशन मेरी सिर्फ और सिर्फ पहली क्लास के लिए वैलिड है। तो ये नहीं है कि हर क्लास में मैं जमाऊं, मैं ये कहूंगा आपने कुछ नहीं पढ़ा पीछे, तो आगे की क्लासेस के लिए वैलिड नहीं। आज चूंकि मैं टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूँ तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आज से पहले आपने कभी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ाई, बट अब इसके बाद ये जो पहला लेक्चर होगा ये बेस बनेगा आपके आगे के लेक्चर्स के। अब पूरा F9 आपका आज के लेक्चर पे बेस करेगा, एंड अगर आपने आज का लेक्चर जो है वो जहन से निकाल दिया तो आगे वाले सारे इफेक्ट करेंगे। सबसे पहली छोटी सी बेसिक कैलकुलेशन है, वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सपोज दैट आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो से $10,000 की, यू आर इन्वेस्टिंग $10,000, आई मीन $10,000। तो $10,000 जो है वो आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आज के बाद से याद रखिएगा, आज का मतलब है जीरो, ईयर जीरो। सो ईयर जीरो और इन्वेस्टमेंट है 10,000, और सपोज दैट के ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें हर साल 10% रिटर्न मिले, तो 1 साल बाद हमें इस 10,000 का 10% मिलेगा, जो कि कितना बनेगा? 1,000। और ईयर 1 के बाद हमारी जो टोटल अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 10,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 11। इज दैट क्लियर? फिर दूसरा साल आएगा, दूसरे साल के एंड पर मुझे फिर 10% मिलेगा, बट चूंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो उसमें हमेशा जो 10% मिलेगा वो इन्वेस्टेड अमाउंट का मिलेगा, वो कंपाउंडेड अमाउंट का नहीं मिलेगा। 11,000 क्या है? इट्स अ कंपाउंडेड अमाउंट, इट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एज वेल। अगर मैं 10% 11,000 पे लगा दूंगा तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, 10% ऑफ द प्रिंसिपल भी लगा रहा हूँ और 10% ऑफ द इंटरेस्ट भी ऐड कर रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता, हमेशा
बेसिक अमाउंट जो आपने खुद से इन्वेस्ट की होगी उसके ऊपर मिलेगी, जो कि कितनी है 10,000। सो कितना हो जाएगा 1,000, और टोटल कितना हो जाएगा 11,000 प्लस 1,000। तो ये जो 12,000 है ये आपका कहलाता है ये जो 12,000 है ये आपका कहलाता है सम, और इसको हम डिनोट करते हैं एस से। सम इसलिए क्योंकि इसमें आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को सम किया, ऐड किया, और ये अमाउंट आपकी कहलाती है प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट की है, और इसको हम पी से डिनोट करते हैं। और ये जो आपने टोटल कमाया है $2,000, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। और जो आप रेट था आपका 10%, वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा, उसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब हम जो 10,000 से 12,000 तक पहुंचे, हम ये स्टेप बाय स्टेप पहुंचे हैं, हमें कोई फॉर्मूला चाहिए डायरेक्टली यहां तक पहुंचने कि अगर मुझे ये पता हो इन्वेस्टमेंट कितनी है, मुझे ये पता हो कितने साल के बाद की बात हो रही है और रेट क्या है, तो मैं ये निकाल सकूं कि टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, यानी सम कितना हो जाएगा। तो अगर आप जरा इस पूरे प्रोसेस की बात करें तो क्या हो रहा है, जरा देखिए। ये इंटरेस्ट है 1,000, ये कैसे आया, रेट को पी से मल्टीप्लाई किया, रेट को पी से मल्टीप्लाई किया, यानी आर इंटू पी। लेकिन आर इंटू पी करेंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट आएगा, लेकिन चूंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल इंटरेस्ट क्या होगा सेम। तो जितने साल है उससे क्या कर दो मल्टीप्लाई, और नंबर ऑफ ईयर्स को एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स को या नंबर ऑफ पीरियड्स को एन से डिनोट करते हैं, तो एन से क्या कर दे मल्टीप्लाई। सो अगर आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, तो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, एन आर पी, सिंपल। इन तीन चीजों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यू विल फाइंड आउट टोटल इंटरेस्ट आपने कितना कमाया है। लेट्स डू इट। एन 2 है, 10% है, और 10,000 है। 2 इंटू 10% इंटू 10,000, 2,000 इंटरेस्ट आ गया, सही। और सम कैसे आएगा, इस इंटरेस्ट को पी में ऐड कर दो। सो सम का फॉर्मूला क्या बन गया, पी में एन आर पी क्या कर दे ऐड, पी में एन आर पी क्या कर दे ऐड कर दे। 10,000 था प्लस 2,000 क्या कर दे ऐड 12,000। अब इस फॉर्मूले को गौर से देखेंगे तो वी हैव पी अ कॉमन फैक्टर, सो एस इज इक्वल टू पी कॉमन आ गया, क्या हो जाएगा पी कॉमन 1 प्लस एन आर, ये सम का फॉर्मूला होगा। बट ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब सिंपल इंटरेस्ट होगा। So with the help of this formula, you can directly calculate sum. आप sum directly calculate कर सकते हैं। अब on the contrary, what happens in compound interest case?
ऑन द कॉन्ट्ररी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा? सेम एग्जांपल ले लेते हैं। 0 पे आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, ईयर 1 के बाद आपको 1,000 मिला, जो कितना हो गया? 11,000। फर्क आएगा कहां से? सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपको 10% मिलेगा वो किसका मिलेगा? वो आपको सम का मिलेगा, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग हो रही है। 10% ऑफ 11,000 विल बी द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, जो कि पहले साल से ज्यादा होगा। और ये ज्यादा किस वजह से? क्योंकि इस इंटरेस्ट में अब इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी ऐड हो गया $100, और जो आपका सम है वो कितना बन जाएगा? 11,000 प्लस 1,100, 12,000। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें सम और प्रिंसिपल का क्या रिलेशनशिप है, कैसे आता है उससे? अब एक चीज याद रखिएगा, इसको हम प्रिंसिपल के साथ साथ अब एक और नाम भी दे सकते हैं, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू पी। क्यों कहते हैं वो थोड़ी देर में बताता हूं, पहले इसको समझ लो। मुझे ये बताइए 10,000 से 11,000 हम कैसे आए? 10,000 में 10,000 का 10% ऐड किया, ऐसे ही। ओके, सो 10,000 प्लस 10% ऑफ 10,000। किसी चीज में उसका 10% ऐड करने का एक डायरेक्ट तरीका यह है कि उसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर, या उसका 110% ले लें। किसी चीज का 110% लेने का मतलब क्या है? कि वो चीज खुद भी आ जाएगी, उसका 10% भी उसमें ऐड हो जाएगा। अगर सिर्फ 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ उसका 10% हिस्सा आएगा। 110 से करेंगे तो वो खुद भी और उसका एडिशनल 10% भी आ जाएगा। तो 10,000 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 1.1 से। अच्छा, 1.1 यहां पर कैसे आया? 1 प्लस 10% करके। एक में 10% क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो 10% का मतलब है 0.1, तो 1 प्लस 0.1 1.1। अच्छा, ये आंसर क्या आ जाएगा? अगर मैं सिर्फ इसको ऐड कर लूं सॉल्व, क्या आंसर आएगा? 11,000 आ जाएगा। ये तो एक साल के बाद की कहानी आ गई। अब अगले साल आपको फिर 10% ऐड करना है, बट किसका? इसी अमाउंट का, इस 11,000 का। तो एक दफा फिर 1.1 से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जो आप 1.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसको कर रहे हो? किसको? इस वाले हिस्से को। ये हिस्सा ऑलरेडी क्या हो चुका है? 11,000। फिर इसके बाद इसको 1.1 से दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो 11,000 का 10% उसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जरा देख लेते हैं आगे 12,000। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज 10,000? प्रिंसिपल पी, पी के 1, 10% आर। कितनी दफा मल्टीप्लाई हुआ है? 2 दफा। तो 2 पावर ले सकता हूँ, बजाय 2 दफा मल्टीप्लाई करने के पावर क्या ले लूं? 2। लेकिन हर दफा 2 तो नहीं होगा, तो ऊपर एन आ जाएगा पावर, और ये एस का फॉर्मूला बन गया। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में सम और प्रिंसिपल का ये रिलेशनशिप है। S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर रेस टू द पावर। इसमें n जो है नंबर ऑफ पीरियड्स को शो करता है, याद रखिए, नंबर ऑफ ईयर्स को नहीं शो। फॉर्मूले को महीनों से सालों से कंसर्न नहीं है। वो ये कहता है ये बताओ अंदर ब्रैकेट में जो आर पुट कर रहे हो वो कितने अरसे का पुट कर रहे हो। अगर अंदर फॉर्मूले में महीने का रेट पुट कर रहे हो तो वो एक महीने को एक पीरियड कंसिडर करेगा, और ऊपर जो होगा वो फिर ईयर्स नहीं है, मंथ्स होगा। ब्रैकेट के अंदर का तय करेगा, ब्रैकेट के बाहर का है। ब्रैकेट के अंदर अगर मंथली इंटरेस्ट रेट किया तो पावर भी मंथ्स में होगी। ब्रैकेट में क्वार्टर्स इंसर्ट किए हैं, तो क्वार्टरली रेट इंसर्ट किया है, तो पावर नंबर ऑफ क्वार्टर्स को शो करेगा।
फॉर्मूले को क्या पता ईयर क्या होता है, वो क्या होता है, कितना अच्छा, जितने अरसे का आपने नीचे रेट पुट किया मैं उतनी उतने अरसे कंपाउंड करूँ। समझ में आई बात? अच्छा, ये आ गया सम कंपाउंड। सम हमारे पास कितना आ रहा है? 12,100। अब मैं आपसे थोड़ी देर में सवाल करने वाला हूँ, उसके लिए मुझे आप लोगों का फोकस चाहिए होगा। पहले ये बताइए, ये फॉर्मूला क्या मैं पी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं? थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ये जो पूरा हिस्सा है जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको वहां क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो पी यहाँ रहने दो, सही है। और एस को डिवाइड कर दो 1 + r⁻⁴ सही है ना? पूरा फैक्टर मैंने नीचे जाके डिवाइड कर दिया। जाहिर है एक चीज को एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही है, तो रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। वापस पी पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना। एस पे जाने के लिए मल्टीप्लाई किया, पी पे जाने के लिए डिवाइड करना। क्या जो फ्रैक्शन नीचे बना हुआ है 1 + r⁻n, मैं सेम साइड पर उसको ऊपर ले जा सकता, लेकिन फिर पावर क्या करनी पड़ेगी, माइनस। सो पी का एक और फॉर्मूला बन सकता है, वो क्या बन सकता है, एस इंटू 1+ डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई आ गया, लेकिन फिर पावर -n। बेसिकली जब आप कैलकुलेटर पे एस मल्टीप्लाई का सिंबल कैलकुलेटर में प्रेस करोगे, तो आप क्या चाह रहे हो, कैलकुलेटर इसको क्या करे, एस मल्टीप्लाई एंड देन फैक्टर। तो आप क्या चाह रहे हो, कैलकुलेटर इसको क्या करे, मल्टीप्लाई ना, जब आपने मल्टीप्लाई का साइन डाला वो डिवाइड क्यों करेगा, तो पागल थोड़ी है, नॉर्मल चीज है। मल्टीप्लाई बोल रहे हो मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई का साइन डालने के बाद पावर माइनस लगा देते हो तो कैलकुलेटर समझ जाता है ये पागल, ये चाह क्या रहा है, डिवाइड करना। सिंबल क्या प्रेस कर रहा है, मल्टीप्लाई, लेकिन साथ में बोल रहे माइनस पावर है। तो कैलकुलेटर फिर उसको मल्टीप्लाई करने की बजाय डिवाइड कर देता है। तो फिर हमें जरूरत क्या है हरकत करने, डिवाइड का साइन लगा के सिंपल पॉजिटिव पावर है कर ले। हम सिर्फ डिवाइड के साइन से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा पिछला फॉर्मूला इस फॉर्मेट में था, हमने कहा ये फॉर्मूला भी इसी फॉर्मेट में रहे तो अच्छा है, सिर्फ पावर माइनस प्लस करो, एक ब्रैकेट देने से पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है फॉर्मूले का। कीप द स्ट्रक्चर सेम, एस और पी के फॉर्मूले का स्ट्रक्चर सेम रखो, सिर्फ पावर माइनस में डाल दो, कैलकुलेटर को बोलो मल्टीप्लाई, फिर पावर डाल के उसको डॉज दे दो, बोलो डिवाइड करो, आखिर में चाह रहे हैं आप डिवाइड। So just to show the calculator that you don't want to multiply, you actually want to divide, वो डिवाइड करता है, आप भले मल्टीप्लाई। अब ये आ गया, सही है। तो उसका मतलब अगर आप s निकालना चाह रहे हो तो यूज दिस, p निकालना चाह रहे हो तो यूज दिस। अच्छा, जब आप s निकालना चाह रहे हो तो क्या पता होना चाहिए, p। तो आप p से s तक जा रहे हो, p पता है, s निकाल रहे हो। अच्छा, p से s तक जाने के लिए इंटरेस्ट को क्या करना पड़ता है, एड या लेस। p से s तक जाने के लिए जो इंटरेस्ट है उसको ऐड करना पड़ता है या माइनस, ऐड करना पड़ता है। लेकिन अगर s गिवन हो और p तक वापस आना हो तो लेस करना। सो फ्रॉम p टू s इट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। क्या कहलाता है, कंपाउंड। बट फ्रॉम s टू p डिस्काउंटिंग। फ्रॉम s टू p it's discounting, from p to s it is compound। एनपीवी किस किसने पढ़ा है, एनपीवी किस किसने पढ़ा है, गुड। बाकी सब खामोश क्यों, MA2 और F2 में आप लोग स्किप कर गया है।
है? F2 पढ़ा है सबने ना? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तो सब नहीं पढ़ा होगा। एनपीवी भी पढ़ा है। अच्छा, अब सुने, 10,000 इन्वेस्ट किया और वो 12,100 तक पहुंचा, किस रेट से? 10% पर एनम से। कहां तक पहुंचा? 12,100 तक। सही है। अगर मैं आपको बोलूं 10,000 दो, इन्वेस्ट करो आज, मैं हर साल 10% दूंगा, तो 2 साल बाद आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? मैं कितने दूंगा टोटल? 12,000। ऐसा ही है। अगर मैं आपको बोलूं 2 साल के बाद मैं आपको 12,100 दूंगा, 2 साल बाद 12,100 दूंगा, और आप चाहते हो कि आपको 10% रिटर्न मिले, कितना परसेंट? तो आप आज कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो? 10,000। एग्री या नहीं? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वाइस वर्सा कर दिया ना मैंने, ये बताने की वजह कि आज 10,000 दो, मैं 2 साल के बाद आपको कितना, मैं कह रहा हूँ 2 साल के बाद आपको 12,100 दूंगा, 2 साल बाद आपका रिटर्न कितना है रिक्वायर्ड? 10% पर एनम। तो आज आप 12,100 के लिए कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो? 10,000। ये आपने कैलकुलेट नहीं किया, ये आपको पता था। ऐसे ही है ना, पूरी कैलकुलेशन की हुई है, लेकिन नहीं पता होता तो कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? करके दिखाओ। सपोज करो मैंने आपको 2 साल के बाद जो दिन है 12,100 वो बता दिया, करके दिखाओ। आंसर तो यही आएगा, लेकिन करके दिखाओ। मैंने आपको बता दिया मैं 2 साल के बाद कितने देने वाला हूँ, 12,100। ये क्या है? SP। 2 साल के बाद 12,100 देने के लिए तैयार हूं, ये क्या है? S। आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है? 10%। तो आज आप कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे इसके लिए, ताकि आपको 10% मिले? ये निकालो चल परफॉर्मेंस। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? पी का फॉर्मूला। यूज द पी फॉर्मूला। सब लोग पी का फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकालें कि अगर 12,100 मिलने वाले हों 2 साल बाद, तो आज आप क्या इन्वेस्ट करना चाहोगे? क्या आंसर आ रहा है? 10,000 आ रहा है? पी का फॉर्मूला यूज किया? ओके। फिगर चेंज कर सकता हूँ? तरीका तो चेंज नहीं होगा ना? मैं 12,100 की बात से मुकर गया हूँ, नहीं दे रहा, मैं 10,000 दूंगा। सुनो सुनो सुनो, 2 साल बाद 10,000 दूंगा, क्या फिर भी 10,000 इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो? अगर 10% रिटर्न चाहिए तो तैयार हो? सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर कितना तैयार हो? करके दिखाओ। सब लोग करें। अगर मैं 10,000 दूं आपको 2 साल के बाद बजाय 12,100 के, तो फिर आप कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे अगर आपको 10% रिटर्न चाहिए? 8264। तो मैंने आपको सम बताया कितना, कितना ना, 10,000। ईयर्स कितने बताए? आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है? 10%। तो आज आप इन्वेस्ट करने के लिए कितना तैयार हुए हो? यानी जो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बताई है वो कितनी बताई है? 8264। सही है। अच्छा ये बताइए, 10,000 आपको मिलेंगे या आपको देने हैं? मिलेंगे। तो आपके लिए कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है? इनफ्लो है। ओके, दिस इज कैश इनफ्लो। ओके, ये जो 8264 है, ये प्रेजेंट वैल्यू है? ये है प्रेजेंट वैल्यू या नहीं है? है। किस अमाउंट की? 10,000। ये 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू है। 10,000 का नाम क्या है? 10,000 का नाम क्या रखा है अभी? कैश इनफ्लो। और 8264 उसी की क्या है? अरे क्राउड फ्लो हो गया। 8264 उसकी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है। किसकी? 10,000 की। 10,000 का नाम क्या रखा है? तो अगर मैं 10,000 नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? कैश इनफ्लो। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है। यानी जो मुझे मिलना है 2 साल बाद, उसके लिए मैं आज इतना तैयार हूं इन्वेस्ट करने के लिए, अगर मुझे रिटर्न कितना चाहिए? कितना चाहिए? 10%। If I need a return of 10%,
out of 10,000 I must not invest more than 8264, agreed or not? क्योंकि इससे ज्यादा करूंगा और मिलेंगे वही 10,000, तो मुझे 10% नहीं मिलेगा, मुझे 10% से कम मिलेगा, इसलिए मैं 8264 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। सही है? ओके। अब मुझसे भी तो पूछो सर आप कितना मांग रहे हैं, ये तो आपका फैसला है ना कि आपने इससे ज्यादा नहीं देना। 10,000 किसने देने? मैंने देने। तो अब मेरी भी तो कोई वो होगी कि मैं क्या मांग रहा हूं आपसे उसके बदले। ये तो आपकी कैलकुलेशन है ना, कि आपने अपने हिसाब से निकाला कि मुझे अगर 10% रिटर्न चाहिए तो 8264 से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं हूं, और आपने ये मुझे बताया नहीं है। सही है? बट मैं आपको बता रहा हूं मैं आपसे क्या चाह रहा हूं, तो फिर आपने फैसला करना है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। सही है? मैं बताने लगा हूं। मैं आपसे मांग रहा हूं $7,500, दूंगा वही 10,000। मांग कितने रहा हूं? 7,500। ये बताओ, ये 7,500 अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास से जाएंगे या आपके पास आएंगे? तो ये आपके लिए क्या है? कैश आउटफ्लो। और ये कब जाएंगे, आज या 2 साल बाद? आज। तो इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो बोल सकता हूँ, क्योंकि आज ही जाएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है। ओके। अब मैंने आपको ये बता दिया कि मैं देने वाला कितना हूं, कितना? 10,000। कब? 2 साल बाद। मैं ले कितना रहा हूं आज आपसे? 7,500। अब आपने फैसला करना है कि आप मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो या नहीं। तैयार है या नहीं? यस और नो? यस। क्यों? किस चीज को कंपेयर कर रहे हो? बताते जाओ। जो जो कंपेयर कर रहे हो बताते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। आप फिगर बताओ, फिगर। 8264, ये वो आपने कैलकुलेशन की थी जो आप तैयार थे इन्वेस्ट करने के लिए। फिर आपने इसको कंपेयर किया उससे जो मैं आपसे मांग रहा हूं, आपको ये वाली अमाउंट ज्यादा नजर आई, दूसरी वाली कम नजर आई। जहन ने आपकी कैलकुलेशन की फिगर नहीं आया, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड फिगर जहन से नहीं आएगी, तो कैलकुलेटर करना पड़ेगा। लेकिन आपको इतना पता चल गया कि जो मांगा जा रहा है वो कम है, बट कितना कम है ये कैलकुलेटर से आएगा। कितना कम है? 7,764 है। ठीक है? और ये 764 का पॉजिटिव होना ये बता रहा है कि जो आपने सोचा था, अगला उससे ज्यादा मांग रहा है, कम मांग रहा है? फिर से, अगला उससे ज्यादा मांग रहा है, कम मांग रहा है? कम मांग रहा है। और आपने जो सोचा है वो आप पहले लिख रहे हो, जो आपने सोचा है वो आप पहले लिख रहे हो, और जो वो मांग रहा है वो आप बाद में लिख रहे हो। तो मैथमेटिकली पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी? जब पहली वाली वैल्यू ज्यादा होगी। और पहली वाली आपने कौन सी लिखी है? जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। सो द पॉजिटिव फिगर indicates that what you are willing to invest is higher than what is required. ऐसा ही है? ओके। मुझे ये बताओ, ये इसका नाम भी थोड़ी देर पहले हमने रखा था, क्या रखा था? 8264 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट? कैश इनफ्लो। ओके। दूसरे वाले का नाम भी रखा था हमने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ऐसा ही है? और जो आंसर आया है वो इन दोनों का क्या है? नेट। वो दोनों का नेट है, तो वी कैन कॉल इट नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। दो प्रेजेंट वैल्यू की ये नेट फिगर है, और वो दो प्रेजेंट वैल्यूज कौन सी हैं? एक वो जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, और एक वो जो दूसरा मांग रहा है। इसलिए इसकी बुनियाद पर हम फैसला करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इन दो फिगर्स का डिफरेंस है। एक वो जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, और एक वो जो एक्चुअली वो मांग रहा है। हम दुनिया में डील ऐसी करते हैं, आप मोबाइल शॉप पे जाते हो, वो आपको फीचर्स बताता है, जितने वो फीचर्स बताता जाता है उतनी वैल्यू आपके दिमाग में उसकी बनती जाती है मोबाइल की। फिर फाइनली एक वैल्यू बन जाती है आपके दिमाग में, ये होगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये वो वैल्यू है जिस पे आप मोबाइल खरीदने के लिए तैयार है। फिर एक वैल्यू वो बताता है आपके पूछने पे, भाई मोबाइल कितने का है? फिर आप देखते हो कि जो आपने जहन पे वैल्यू बनाई थी उसके मुकाबले में वो कम है या ज्यादा है। अगर वो कहता है कम है, आप बोलो दे दो। एक तो वैसे हमारी आदत है नेगोशिएशन की, उसको थोड़ी साइड कर रखते हैं, लेकिन आपके जहन के हिसाब से तो कम ही है ना, तो आप खरीद लोगे। लेकिन अगर वो आपको बताता है ज्यादा है, तो नेगोशिएशन को साइड पे करो, तो क्या करोगे? अगर आपको यकीन हो जाए नेगोशिएशन नहीं हो सकती, तो क्या करोगे? फिर छोड़ देंगे, कि मैंने जो वैल्यू बनाई वो मैक्सिमम है। अगर वो मैक्सिमम है तो चेंज नहीं हो सकती। तो एनपीवी का कॉन्सेप्ट यही है। ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है ना, बेसिकली नाम को गोली मारो,
सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट याद रखो, ये बेसिकली वो अमाउंट है जो हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं एक पर्टिकुलर रिटर्न कमाने के लिए। हमने 10% रिटर्न चाहिए था इसलिए हमने 8264 किया, लेकिन अगर हम अभी फैसला करें कि हमें रिटर्न 6% चाहिए तो ये वैल्यू थोड़ी आएगी। लोग क्या करते हैं, इसको इन्फ्लेशन से कनेक्ट करते हैं। लोग कहते हैं ये आज की वैल्यू है फलानी चीज की। नहीं भाई, ये कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि ये आपको ये बता रहा है कि आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज रिटर्न चाहिए ना, तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हाउ मच यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट, आपको इन्वेस्ट करना। तो जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आएगा, सबसे पहले आपने देखना पैसा मिलेगा कितना, कब मिलेगा, पता चल गया। फिर आप देखो आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है, और ये देखो वो रिटर्न कमाने के लिए इस कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो पी से मिलेगी। पी आपको बेसिकली वो बताएगा कि इस परसेंटेज रिटर्न को अचीव करने के लिए कितनी आज इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो। फिर आप देखो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट कितनी है, उनका डिफरेंस आपको बता देगा कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो रट्टे नहीं लगाने कि पॉजिटिव एनपीवी तो कर लो, नेगेटिव है तो नहीं करो। इंटरव्यू में बैठे हो, उसने कहा कि कब एनपीवी के बेस पे फैसला होता है, आपने कहा जब एनपीवी क्या हो, पॉजिटिव हो तो एक्सेप्ट कर ले, नेगेटिव हो तो रिजेक्ट कर ले। अच्छा क्यों, बोले ये तो नहीं पता। याद किया हुआ था कि भाई जब पॉजिटिव एनपीवी आती है तो एक्सेप्ट करो, नेगेटिव आती है तो रिजेक्ट करो। कॉन्सेप्ट गया भाड़, कॉन्सेप्ट है यार पीछे, रैशनल है। 10% के लिए 8264 ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर अगला बंदा 10,000 दे रहा है, क्योंकि 8264 में 2 दफा 10% ऐड करो 10,000 बनता है। 8264 में 10% कंपाउंड करो तो 2 साल बाद 10,000 बन रहा है। तो अगर मैं आपको आज 8264 दे दूंगा और मैं अपने कैलकुलेटर में हर साल कैलकुलेशन करूंगा 1.1 फिर 1.1, तो वो कितना बन रहा होगा 10,000, और आप भी मुझे कितने दे रहे होंगे 10,000, तो मैं समझूंगा मुझे 10% मिल गया है। तो हम बेसिकली वो अमाउंट निकाल रहे होते हैं प्रेजेंट वैल्यू से, जो कि कंपाउंड होते होते एक पर्टिकुलर रेट से उतनी अमाउंट बन रही होगी जितनी मुझे मिलनी है। सही है। चले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। 5 साल बाद मैं आपको देने वाला हूँ $50,000। 5 साल बाद मैं आपको देने वाला हूँ $50,000। 5 साल बाद मैं आपको देने वाला हूँ $50,000, 50,000, ठीक। आपका रिक्वायर्ड रिटर्न 12% है। आप चाहते हो कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो उस पर आपको एनुअली 12% रिटर्न मिले। योर रिक्वायर्ड रिटर्न इज 12%। सही है। मैं आपको और क्या बताऊं, मैं आपको और क्या बताऊं, मैं कितने मांग रहा हूं इस 50,000 के बदले। आज मैं आपसे मांग रहा हूं $32,000, 32,000, $32,000 मैं आपसे मांग रहा हूं। मुझे आपको $32,000 देने, फिर मैं आपको $50,000 दूंगा। So I'm asking for $32,000 today, and in return, I will provide you $50,000 in 5 years' time. डील होनी है या नहीं होनी, रिजेक्टेड। सिंपल बात, ये कॉन्सेप्ट है एनपीवी। पहले मैं ये देखता हूँ, अच्छा आप मुझे 50,000 दे रहे, ओके, मैं कितना परसेंट रिटर्न चाहता हूँ, 12%। मैं ये देखना चाहता हूँ मुझे कौन सी अमाउंट इन्वेस्ट करके 5 साल में जो 50,000 मिलेंगे उसमें से 12% रिटर्न मिल होगा, कौन सी। This is the amount that I should invest if I want to earn 15. If I want to earn 12% annual return. अगर मैं 12% एनुअल रिटर्न कमाना चाहता हूं तो ये अमाउंट है जो मैं मैक्सिमम, क्योंकि ये वो अमाउंट है जिसको अगर मैं 12% के रेट से ग्रो कराता रहूं तो 5 सालों में वो 50,000 बन रहा होगा, कोई और अमाउंट नहीं बनेगा। तो दिस इज पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। एंड व्हाट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, जिसको आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो भी बोलते हो, 32,000। सो अगर मैं इसमें से इसको क्या करूं, माइनस, तो एनपीवी क्या आ रही है, नेगेटिव। बट हमें रट्टा नहीं लगाना, पॉजिटिव एनपीवी। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। मैं 28,371 इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, 12%। आप जो सामने वाला है वो मुझसे कितने मांग रहा है, 32,000। अगर मैं 32,000 इन्वेस्ट करूंगा तो मैं 12% नहीं कमा पाऊंगा, और अगर मुझे हर हाल में 12% कमाना है तो फिर मुझे 32,000 से 28,000 से ऊपर
दिस इज एनपीवी 3628 इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर हुआ एनपीवी का कॉन्सेप्ट या नहीं? अब करना क्या होगा एग्जाम के अंदर, आपको ये पता हो कि यार कैश फ्लो मिलना है, कब मिलना है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कितना कमाना है कम से कम, उस रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। ये बता देगा कि इतना इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको उतना रिटर्न चाहिए। फिर आप कंपेयर करोगे उससे जो उसने आपसे मांगा है। सही है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 1 साल के बाद एक अमाउंट दूं, फिर 1 साल के बाद एक और अमाउंट दूं, बजाय मैं 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद एक साथ सारे पैसे दूं, मैं कुछ कुछ करके आपको हर साल कुछ ना कुछ दूं? पॉसिबल है? चलो देख लेते हैं, करें। सपोज करें मैं आपको 1 साल के बाद, एक प्रोजेक्ट है, 1 साल के बाद मैं आपको $8,000 दूंगा, $8,000। 1 साल के बाद 8,000, 8,000, ये 1 साल के बाद दूंगा। फिर 2 साल के बाद मैं आपको 13,000 दूंगा, 13,000, 13,000 2 साल के बाद। सही है? पहले साल 8,000, दूसरे साल 13,000। आपका रिक्वायर्ड रिटर्न जो है वो 8% है। आप चाहते हो कि आप एनुअली 8% कमाओ। सही है? मैं आपको टोटल दे कितना हूं? 20, कितना, 8 और 13, 21,000। मैं इसके लिए मांग आपसे रहा हूं 14,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपसे मांग रहा हूं वो 14,000। मैं कह रहा हूं भाई मुझे 14,000 आज दे दो, मैं 1 साल बाद 8,000 दूंगा और 2 साल बाद आपको 13,000 दे दूंगा। आपका रिक्वायर्ड रिटर्न है 8%। 8%। ठीक है? तो बताइएगा जरा, मेरी और आपकी डील हो सकती है नहीं हो सकती? हो सकती है। वैसे जो जितनी जल्दी फैसला करता है उतनी गलत फैसला करता है। मुझे पता नहीं आपका वाला सही है या नहीं। वैसे जल्दी में फैसला करना सही नहीं। मैं मांग रहा हूँ 14,000। मुझे नहीं पता फैसला डील हो सकती है नहीं हो सकती है। मैं वैसे ही जनरली बात कर रहा हूँ कि जल्दी में फैसला जो है वो शैतान का फैसला होता है। तो थोड़ा सा सोच के बताया करें। अच्छा, किस किसने ये किया है? 21,000 इंटू 1 प्लस 8% रेस टू द पावर -2। किस किसने ये किया? सही है? ये सही है? नहीं। क्या मैं आपको 21,000 दे रहा हूँ 2 साल बाद? मैं तो आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पहली अमाउंट कब दे रहा हूँ? पहले साल। तो पहले साल के हिसाब से कैलकुलेशन करें। मैं आपको दे रहा हूँ 10,000, नहीं 8,000 पहले साल। और आपको पहले ये देखना है कि इस 8,000 के लिए आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 8% रेस टू द पावर -1। पहले ये देखिए, जो 8,000 मैं आपको पहले साल के एंड पे दे रहा हूं उसके लिए आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। कितना? 7,407। ये प्रेजेंट वैल्यू है पहले साल वाले कैश फ्लो। फिर मैं दूसरी अमाउंट आपको कब दे रहा हूं? 13,000 ईयर 2, तो 1 प्लस 8% रेस टू द पावर -2। अब मैं देखूंगा कि जो 2 साल के बाद मैं आपको दे रहा हूं उसके लिए आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। 145। टोटल कितना आपको लगता है इन्वेस्ट करना चाहिए? 18,000। सही है? सो आप कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो? 18,553। और मैं आपसे कितने मांग रहा हूं? सो डील हो सकती है? तो जब अमाउंट्स अलग सालों में मिलेगी, कंबाइंड मत करना। वरना कंबाइंड करने का मतलब आप ये कह रहे हो सर हमें फर्क नहीं पड़ता, आप अमाउंट ब्रेक करके देते हो, सारे एक साथ देते हो। यानी आपका आंसर सेम आना है। अगर वो पूरे 21,000 2 साल डिले करके देता तो भी आप इतना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। और वो बेचारा कह रहे हैं मैं 8,000 1 साल बाद होती है, 13,000 2 साल बाद दूंगा, तो भी आप कह रहे हो उतना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। भाई टाइमिंग से फर्क पड़ता है।
अगर आपको कोई कैश फ्लो जल्दी मिल जाएगा तो आप वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। वो वाला रिटर्न फ्री प्रोजेक्ट से क्यों मांगना है जो प्रोजेक्ट आपको पैसे रिलीज करके दे रहा है? तो जो 1 साल बाद पैसा मिल रहा है उससे सिर्फ 1 साल का रिटर्न जनरेट करेंगे ना, और जो दूसरे साल के बाद मिल रहा है वो 2 साल का रिटर्न जनरेट करके दे। जो 3 साल बाद मिलेगा उसके लिए 3 साल। तो जब प्रोजेक्ट में हर साल पैसे मिलते हैं तो हर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करके फिर ऐड करोगे, फिर इन्वेस्टमेंट के साथ उसको कंपेयर करोगे। तो ये भी हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट में आपको सारे पैसे एक साथ मिल रहे हो 5 साल बाद, ये भी हो सकता है 5 साल तक हर साल कुछ ना कुछ मिलता रहे। समझ में आया? ब्रेक चाहिए? करोगे क्या ब्रेक? तब तो कुछ नहीं सकते। चलो छुट्टी दे देता हूँ, आज पहली क्लास है, पहली क्लास से रोजा भी है, तो मैं ऑफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में जितना आज मैंने कराया है ये रिवाइज करके आइएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर वेरिएशंस पढ़ेंगे, इसमें एनवीटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अगर हर साल सेम अमाउंट मिले तो कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। परपेचुटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अगर हमेशा तक के लिए पैसे मिलते रहे तो क्या होगा। आईआरआर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सही है। आईआरआर का फॉर्मूला इंशाल्लाह मैं आपको डिराइव करवाऊंगा, फॉर्मूला आया कैसे, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं ड्राइव कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास तक हम वो पढ़ रहे होंगे जो आप अब तक पढ़ के आए हो पीछे MA2 और F2। तीसरे क्लास से इंशाल्लाह हम एडवांस एरियाज पढ़ना शुरू करेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल F9 के इतिहास है, वो हम तीसरे क्लास से पढ़ेंगे। सो मेक श्योर दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ द क्लासेस। हर क्लास में कुछ ना कुछ हम इंपॉर्टेंट पढ़ रहे होंगे। यस सर, व्हेन इज द फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास तो आज थी, मतलब अब आपके हिसाब से ये फर्स्ट क्लास नहीं थी? सो व्हेन इज द नेक्स्ट क्लास? हाँ नेक्स्ट क्लास सही है। हाँ नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी है फ्राइडे, शायद सैटरडे को नहीं, फ्राइडे को है, मेरे ख्याल से फ्राइडे को। सैटरडे लिखा हुआ है। ओके, मैं सर फहीम से पूछता हूँ, तो वो तो मैसेज आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अच्छा बस एक चीज़ है कि आप लोगों ने अगर फैसला किया है F9 देने का, तो सर के साथ जितनी जल्दी इनरोल करा लेंगे तो सर व्हाट्सएप ग्रुप उसी वक्त बनाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनता तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं होता आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करने। अब मुझे गूगल क्लासरूम में आपको ऐड करना है तो उसका लिंक कैसे शेयर करूँगा आपके साथ? वो गूगल व्हाट्सएप के अलावा लिंक शेयर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास देयर विल बी नो वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद यू, और रिसोर्सेज मैं नहीं दे सकता हूँ। तो आप जल्दी से जल्द वहाँ से एक्टिवेट करवा लीजिए ताकि अब आपको व्हाट्सएप में ऐड कर दें ग्रुप में। मैं उनसे कोई कहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लें ताकि फिर मैं आपको बाकी रिसोर्सेज भी दे सकूँ। अच्छा, और ये तहा क्लैश नहीं होगा? क्यों होता है क्लैश? नहीं होता है। स्किल्स लेवल का टाइम टेबल बनाया से जाता है कि किसी पेपर के साथ क्लैश नहीं होता, खासतौर पे वो पेपर जो कॉम्बिनेशन में लिए जाते हैं, तो F7 और F9 लोग लेते हैं कॉम्बिनेशन में, तो इसलिए क्लैश नहीं होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा वहाँ अब नॉर्थ के साथ क्लैश में अवॉइड नहीं कर सकूंगा क्योंकि वो अलग है। यहाँ हमारी क्लास मोस्ट प्रॉब्ली वेडनेसडे और मंडे को होगी, शायद सैटरडे को अगर होगी भी तो मेरी नहीं होगी, बिलाल की होगी। सही है, तो मेरी क्लास जो है वो मंडे एंड वेडनेसडे है। और रमजान में मेरी 2 दिन क्लासेस हैं, रमजान में मेरी 2 दिन क्लासेस होंगी, रमजान के बाद मेरी क्लासेस बढ़ के 3 हो जाएंगी। तो जी, उनका उनका है, वो उनकी क्लास होगी। तो अब वो है या नहीं है क्लास, वो सर फहीम कंफर्म कर देंगे कि वो नेक्स्ट वीक से या इसी वीक से। बट मेरी क्लास नहीं है, मेरी क्लास अब होगी मंडे को। ठीक है, मेरी क्लास होगी मंडे को। सो यू हैव 1 वीक। यार एक हफ्ता बहुत लंबा टाइम होता है। काम करता हूँ मैं आपको गूगल क्लासरूम में ना, गूगल क्लासरूम का कोड दे देता हूँ। सही है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें गूगल क्लासरूम की घर पे, और वो जो कोड मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो आपने उसमें ऐड करके क्लासरूम ऐड करनी है। तो उसमें मैं आपको कल आज ही कुछ लेक्चर्स डाल दूंगा।
ठीक है, वो अपने नेक्स्ट क्लास से पहले देख कर आए। ठीक है, लेक्चर्स 1 हफ्ते का टाइम है, जाया नहीं करें। नहीं, वो अलग अलग टॉपिक पढ़ाएं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे को शायद क्लास ना हो, शायद ना हो। वो दो दो सेक्शन सिलेबस के मोस्ट प्रॉब्ली वो पढ़ाएंगे। एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, और एक शायद एक और एरिया वो पढ़ाए। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कनेक्टेड नहीं है ना, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कनेक्टेड नहीं है। और जो दूसरा एरिया है वो अगर कनेक्टेड है, लेकिन वो आखिर में पढ़ाया जा रहा होगा, तो उस वक्त तक ये कवर हो चुका होगा। जी, नेक्स्ट क्लास इज ऑन मंडे, तो मैं डायरेक्टली मुझे ये कह रहा हूँ कि सर ऑफ कर देना। नॉर्मली तभी बंदा पूछता है कि अभी तक आप क्या कर रहे बैठे हो। मैं वो गूगल क्लासरूम क्रिएट कर रहा हूँ, वो क्रिएट हो जाए मैं जा रहा हूँ। यार देखते रहो। ये कोड। गूगल क्लासरूम यूज किया आप लोगों ने पहले? सही है। जब आप गूगल क्लासरूम पे जाएंगे ना, तो ये प्लस का साइन बना हुआ, प्लस पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन क्लास क्लिक करेंगे, ये वाला कोड डाल देंगे, ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, और करेंगे क्या, और करेंगे ये कि जब आप क्लास पे क्लिक करेंगे तो क्लास वर्क पे जाएंगे। क्लास वर्क पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सारे टॉपिक जो मैं पोस्ट करता जाऊंगा वो आपके पास आते जाएंगे।
तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो जो लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा बस वो आपको देखना है। ठीक, अगर आप प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर लेंगे और नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो जब भी मैं यहाँ से कोई लेक्चर पोस्ट करूंगा आपके नोटिफिकेशन मैसेज भी आएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मैंने पोस्ट नहीं किया।